फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम लेवल 2 से संबंधित एसएसटी के टीचिंग मेथड देखने वाले हैं। एसएसटी के टीचिंग मेथड से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, रीट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक व मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना, शिक्षण शिष्टाचार। तो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण शिष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या है आपका, समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता। एक और दोनों यहाँ पर गलत है या एक और दोनों यहाँ पर सही है, यह आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या हो जाएगा आपका, समय और परिश्रम की बचत भी हो जाएगी और विषय वस्तु की स्पष्टता भी हो जाएगी। यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायक करते हैं। कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज या सामाजिक अध्ययन आयोग यूएसए की रिपोर्ट। तो किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा परिभाषा दी गई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया। तो सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। तो ये कहाँ पर किया गया था, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग कहाँ पर किया गया। तो ये आपका दोस्तों ब्रिटेन और यूएसए दोनों में किया गया था। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। तो एक अच्छे मूल्यांकन के लिए यहाँ पर कौन सा मापदंड आपका सही नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरकता। तो एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड आपका सही नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो वैधता भी हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी व्यक्तिपरकता नहीं होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य आपके क्या हो जाएंगे, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है, सामाजिक भी है, जनतांत्रिक भी है, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। तो संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, संकलनात्मक मूल्यांकन जो है आपका, ये किसके लिए अनुपयुक्त है, श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, सत्रांत मूल्यांकन में, या फिर आपका 4th ऑप्शन देखिए आप, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान या फिर आपका भूगोल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, मनोविज्ञान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सम्मिलित नहीं है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। तो निम्न में से शिक्षण अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा। तो शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण, परिभाषा देना, वर्गीकरण करना, स्थापित करना या फिर आपका प्रत्यास्मरण करना। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, स्थापित करना। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है। तो सूचना तकनीकी जो है आपकी, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ये यहाँ पर पूछा गया है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है।
तो निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञानोपयोग या क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक कौशलों का विकास। अब अगला सवाल देखिए, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन कहा गया है। तो शिक्षा जो है वह नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? दुर्खीम, बोसिंग, अरस्तु या TPN के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है? यह आपसे पूछा गया है। हर्बर्ट मॉडल, मॉरिसन मॉडल, आशुबल मॉडल या टर्नर टीचिंग मॉडल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? मॉरिसन मॉडल हो जाएगा, मॉरिसन मॉडल। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा आपका बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान विश्लेषण, अधिग्रहण या फिर आपका मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो ये आपका अधिग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि जो है आपकी, ये किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। TCI अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, LCI शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, TLCI इंटरैक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन या GCI समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो परियोजना विधि आपकी किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी GCI से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो मूल्यांकन और मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यह आपसे पूछा गया है। तो मूल्यांकन इक्वल टू होता है आपका मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा पद जो है ये प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? यह आपसे पूछा गया है। परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजना का चुनाव, सूचना का विश्लेषण या प्रायोजना का मूल्यांकन। तो प्रायोजना जो विधि है आपकी, इसका कौन सा भाग नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये सूचना का विश्लेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर परिस्थिति उत्पन्न करना भी आता है, परियोजना का चुनाव भी आ जाएगा, परियोजना का मूल्यांकन भी आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो कौन सा सुझाव यहाँ पर नहीं दिया गया है? मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सुझाव आपका नहीं दिया गया है? यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो मूल्यांकन लक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए और प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। कॉमन सेंस वाला सवाल है। अगला सवाल देखिए, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपका कौन सा उपयोगी होता है? पोस्टर, समय तालिकाएं, रेखा चित्र या ग्राफ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राफ हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है आपका ग्राफ। अगला सवाल देखिए, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। तो प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है भ्रमण, संग्रहालय, अवलोकन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिलीट हो गया था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है यह परिभाषित किया गया है। तो सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, तो यह परिभाषित किसके द्वारा किया गया है? सेलिगमैन, मिशेल या फेयरचाइल्ड द्वारा या आपका पीटर लेविस द्वारा। तो ये किसके द्वारा आपका परिभाषित किया गया है? तो ये आपका फेयरचाइल्ड द्वारा परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है
तो इनमें से कौन सी आपकी श्रव्य सामग्री है, ये आपसे पूछा गया है। लिंग्वाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, बुलेटिन बोर्ड या फिर आपका चित्र विस्तारक यंत्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लिंग्वाफोन हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है। तो किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, संशयात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। तो किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का यहाँ पर कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये विध्वंसक परियोजना आपका इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। नॉर्मन ए क्राउडर, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर थॉमस एफ गिलबर्ट। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन आपका किसने किया है, तो ये B.F. स्किनर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। तो इनमें से कौन सी आपकी एक आकलन की सीमा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकलनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। तो इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समय की कमी भी होती है, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व बनाना भी होता है, संकलनात्मक त्रुटि भी होती है। तो यहाँ पर आपका भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति ये नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। तो पूर्वापेक्षा नहीं है आपकी पाठ योजना की, ये आपसे पूछा गया है। विषय का ज्ञान, अधिगमनकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान, विधियों शिक्षण एवं तकनीक का ज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित है। सुकरात निर्देशन विधि, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि, अरस्तु आगमन और निगमन विधि। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका अरस्तु जो दिया गया है, आगमन और निगमन विधि, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य यहाँ पर कौन सा नहीं है। पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों से रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना या जाति प्रथा की प्रशंसा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, जाति प्रथा की प्रशंसा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। तो समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5 और 7 दोनों आंसर करेक्ट होगा, यानी 3 और 4 जो है ये दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे, क्योंकि ये अलग अलग विधियाँ होती होगी आपकी। तो कितने चरणों का सुझाव यहाँ पर दिया गया। अगला सवाल देखिए, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है। तो सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी जो प्रश्न होते हैं ये किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है। ज्ञान अवबोध, कौशल या ज्ञानोप्रयोग। तो ये किससे संबंधित होगा, आपका कौशल से संबंधित होता है। ठीक है, मानचित्र संबंधी जो प्रश्न हैं ये किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होते हैं, कौशल से संबंधित होते हैं। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है। तो निम्न में से आपके शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण कौन सा है। व्याख्यान करना, परिभाषित करना, चित्र बनाना या प्रत्यास्मरण करना। तो अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, तो ये व्याख्यान करना हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, व्याख्या करना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है। तो परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। मौखिक निरीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा, निरीक्षण मौखिक लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा, या फिर आपकी निरीक्षण, प्रयोगात्मक या लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर परिमाणात्मक परीक्षाएं कौन सी हो जाएगी, आपकी मौखिक, लिखित और आपकी प्रयोगात्मक हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौखिक, लिखित और आपकी प्रयोगात्मक हो जाएगी परिमाणात्मक परीक्षाएं। अगला सवाल देखिए, इतिहास अध्यापन कक्ष में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। तो भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा चित्र, मानचित्र, ग्लोब या समय रेखा ग्राफ। तो ये समय रेखा ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय रेखा ग्राफ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, B.S. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो 3 आवश्यक परिस्थितियां आपकी कौन सी हो जाएगी मूल्यांकन आयाम हेतु B.S. ब्लूम के अनुसार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन।
अगला सवाल देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक जो है दोस्तों, इसे शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। स्मृति का सिद्धांत, विस्मृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत या फिर समायोजन का सिद्धांत। तो इन्हें दोस्तों सीखने के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपका नेप 2020 का सवाल है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दीक्षा, निखार, परख या फिर दिशा? तो इसे परख नाम दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या नाम दिया गया? आपका परख नाम दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो कल्प कार्यक्रम जो है दोस्तों, इसका प्रारंभ आपका कब हुआ? 2007-8, 10-11, 15-16 या फिर 2004-5? तो ये कब प्रारंभ हुआ? आपका 2004-5 में प्रारंभ हुआ था आपका कल्प। ये आपको ध्यान रखना है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये आपका प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम आपका कब बनाया गया है? तो ये आपका दोस्तों 2012 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2012 में बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण निम्न में से आपका कौन सा हो जाएगा? व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना या फिर आपका विश्लेषण करना? तो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण आपका हो जाएगा परिभाषित करना। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है, तो ये आपका कौन सा सिद्धांत है? ये आपसे पूछा गया है। करके सीखना, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या क्रिया का सिद्धांत? तो ये क्रिया का सिद्धांत हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो पृथ्वी जो है दोस्तों, इसकी आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन आपका क्या हो जाएगा? ग्लोब, मानचित्र, चार्ट या रेखा चित्र? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ग्लोब। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। तो प्रश्नोत्तर तकनीक जो है दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। तो एश्योरेंस शब्द जो है दोस्तों, इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो जीवन बीमा के लिए इसका प्रयोग होता है, इंश्योरेंस, एश्योरेंस। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला स्तर पर दोस्तों उपभोक्ता जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला फोरम या जिलाधीश? तो दोस्तों ये कौन करेगा? जिला फोरम करेगा। तो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा आपका जिला फोरम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जो है दोस्तों, ये माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी? तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आपका माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, माध्यमिक स्तर पर। अगला सवाल देखिए, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो शिक्षा में जो आपके उद्देश्य है उनका वर्गीकरण दिया गया है जॉन डेवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, B.S. ब्लूम द्वारा या I.K. डेविस द्वारा? तो शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया? B.S. ब्लूम द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? B.S. ब्लूम द्वारा। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आपके क्या क्या शामिल है? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन जो है दोस्तों, इसकी पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के अनुरूप, विद्यार्थी के अनुरूप, सरकार के अनुरूप या शिक्षक के अनुरूप? तो ये विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है? तो सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्यान, कथन, परिचर्चा या प्रश्न पूछना? तो व्याख्या, कथन, परिचर्चा या प्रश्न पूछना? तो ये आपका कथन हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग
50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, लगभग 50 सवाल मैंने आपको करवाए लगभग यहाँ पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।